आज हम पढ़ेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश? दिस इज फॉर बीएससी पार्ट 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेपर फर्स्ट, ठीक है। तो टॉपिक है अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसकी इंपॉर्टेंस जब हम इनकी उपयोगिता पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है क्या? देखिए, एक परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन होता है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि है तो वो जितने भी उसके अंदर प्रोटॉन है वो सारे के सारे उसको अटैक करेंगे। लेकिन यदि एक से ज़्यादा कक्षों में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो प्रभाव है वो जितना होना चाहिए वास्तव में वो उससे कम अनुभव करता है। क्यों अनुभव कम करता है? क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन इसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है तो वो उसको दूर ले जाते हैं। इसलिए नाभिक से उसकी दूरी यूं समझाएं कि थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड करते हैं, उसका परिरक्षण करते हैं। तो क्या हुआ? तो इसकी परिभाषा क्या हुई? तो एक इलेक्ट्रॉन जितना नाभिकीय आवेश वास्तव में अनुभव करता है, यहां शब्द क्या है? वास्तव में अनुभव करता है, उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्टिव कहते हैं। और ये संकल्पना किसने दी? ये संकल्पना के पीछे कोई मेन कंट्रीब्यूटर है तो वो है स्लेटर। स्लेटर ने क्या कहा? स्लेटर कहता है कि जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में होते हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं जब किसी परमाणु में, इसको हम यहां से शुरू करें, किसी परमाणु में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक विशेष इलेक्ट्रॉन और एक विशेष इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक विशेष इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, शेष इलेक्ट्रॉन्स है ना, बचे हुए इलेक्ट्रॉन या शेष इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम यूं कहें, नाभिक के बीच अन्य इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक तो हो गया विशेष इलेक्ट्रॉन और बाकी इलेक्ट्रॉन हो गए अन्य इलेक्ट्रॉन्स, परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। अन्य इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो गए? जो शेष है, शेष इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। और परिरक्षण प्रभाव जैसा कि मैंने ऊपर समझाया था
कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक के और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण है उस आकर्षण बल में कमी ला देते हैं। तो एक्चुअल में जो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन नाभिक का आकर्षण अनुभव करता है वास्तव में उसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो प्रोटॉनों की संख्या है नाभिकीय आवेश है उससे हमेशा कम होता है, ठीक है ना। तो कम क्यों होगा? क्योंकि ये अंदर के इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड करते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जितना नाभिकीय आवेश वास्तव में अनुभव करता है उसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्टिव कहते हैं। और स्लेटर ने क्या कहा, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन विशेष और नाभिक के बीच अन्य इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, परीक्षण प्रभाव डालते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जितना नाभिकीय आवेश वास्तव में अनुभव करता है जिसको हम जेड इफेक्टिव कहते हैं, और कुल नाभिकीय आवेश कितना है, कुल नाभिकीय आवेश कितना है, इन दोनों के अंतर को दोनों चीज कौन सी, एक तो जितना वो अनुभव कर रहा है और एक जितने उसमें प्रोटॉन है, नाभिकीय आवेश कितना है, इन दोनों के अंतर को आवरण स्थिरांक या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को एस से व्यक्त करते हैं। तो एस क्या हो गया, एस हो गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये क्या है, ये अंतर है किस किस के बीच में, जितने प्रोटॉनों की संख्या है और जो उसमें इलेक्ट्रॉन विशेष जो है वो अनुभव कर रहा है नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश और वास्तविक नाभिकीय आवेश के अंतर को स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो यदि हमारे पास में स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाए तो हम जेड इफेक्टिव आसानी से निकाल लेंगे, और जेड इफेक्टिव आसानी से निकालने के साथ ही हम ये भी प्रेडिक्ट कर देंगे कि इसके और फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये तो ही एक बात। अब स्लेटर ने ही कुछ नियम बनाए, तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्लेटर के नियम, जिससे कि हम ये नाभिकीय आवेश की गणना कर सकें। स्लेटर के नियम किसके लिए, स्लेटर के नियम किसके लिए है, आवरण स्थिरांक की गणना के लिए। आवरण स्थिरांक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, रूल्स गिवन बाय स्लेटर। तो इसमें प्रमुख नियम क्या है, देखें। पहला नियम है कि अंदर वाले कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव होता है, केवल अंदर के कक्षों यानी कक्षकों का आवरण प्रभाव होता है, बाहर वालों का नहीं। कैसे, जैसे अभी अपन ने ये देखा, तो इसमें आपने देखा कि ये अंदर के कक्षक है, ये और ये तो n कक्षक हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया। लेकिन इसके बाहर वाले कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका कोई आवरण इफेक्ट
नहीं होगा। तो केवल अंदर वाले कक्षों का आवरण प्रभाव होता है, बाहर वालों का नहीं। सेकंड पॉइंट, अब आवरण स्थिरांक में कंट्रीब्यूशन किस किस का कितना कितना होगा। तो एस व पी इलेक्ट्रॉन्स का आवरण स्थिरांक में कंट्रीब्यूशन, आवरण स्थिरांक में योगदान। यदि एस व पी एन कक्ष में, उसी कक्ष में है, एन कक्ष में है, तो प्रत्येक एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक का कंट्रीब्यूशन जो होगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा 0.35। यदि एस व पी कक्ष n-1 कक्ष में है, n कक्ष में है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, n-1 कक्ष में है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85, और n-2 कक्ष में है, n-2 कक्ष में एस और पी कक्षक है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.0। इसी प्रकार रूल नंबर 3, एस पी का हो गया, डी व एफ इलेक्ट्रॉन का आवरण स्थिरांक में योग, आवरण स्थिरांक में योगदान। कैसे? यदि एन कक्ष में है, इसमें भी फर्दर रूल्स हैं, एन कक्ष में है, एन कक्ष में डी और एफ इलेक्ट्रॉन हैं, डी कक्षक या एफ कक्षक है एन कक्ष में, तो उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण, प्रत्येक डी व एफ इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक का जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.35, और इसी तरह n-1 हो या n-2 हो, अर्थात प्रत्येक अंदर के कक्ष के लिए, प्रत्येक अंदर के डी व एफ कक्षक के लिए प्रति इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रति इलेक्ट्रॉन जो आवरण स्थिरांक में कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज इक्वल टू 1.0। रूल नंबर 4, 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पर दूसरे का आवरण स्थिरांक का मान होता है 1.0। और रूल नंबर 5, हाइड्रोजन के लिए, ये सब नियम किसने दिए? ये स्लेटर ने दिए। हाइड्रोजन के लिए 1s, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1s के लिए आवरण स्थिरांक का मान, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान जो है वो है 0.05। अर्थात यदि हम हाइड्रोजन के लिए निकालें, हाइड्रोजन के लिए उदाहरण, हाइड्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव की गणना करो, जेड इफेक्टिव की गणना कीजिए, तो कैसे होगी? जेड की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है, और जेड इफेक्टिव अपने को निकालना है, और एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.05। तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस एस, फॉर्मूला अपना ये है, जेड की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू ये है, सो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 0.05 दैट इज इक्वल टू 0.95। हाइड्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव का मान ये हो गया, ठीक है। इसी तरह हम अन्य एक और उदाहरण लेते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं एल्यूमिनियम के लिए। क्वेश्चन है एल्यूमिनियम के लिए जेड इफेक्टिव की गणना करो। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, एल्यूमिनियम 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका?
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब इसमें s और p कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम s की गणना करें। s की गणना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की गणना। स्क्रीनिंग की गणना कैसे करेंगे? तो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 3p1। तो 3p में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू 0.35 दैट इज इक्वल टू 0.35। 3p इधर हो गया। अब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू सेम n के लिए, n कक्ष में यदि s में p में इलेक्ट्रॉन, तो प्रति इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 0.35। तो ये हो गया आपके 0.70। 3p हो गया, 3s हो गया। अब 2p6 अंदर वाला कक्ष है, n-1 है, तो n-1 के लिए कितना होता है? 6 इंटू 0.85। प्रति इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 0.85। ठीक है, तो ये हो गया आपके 6 5 जा 30, 8 6 जा 48 और 3 51, 5.10। ठीक है, ये 2p का हो गया। अगेन 2s2, तो 2 इंटू 0.85, ये कितना हो गया? ये हो गया आपके 1.70। 2s हो गया। अब 1s2 n-2 हो गया। n-2 के लिए कितना होता है? 2 इंटू 1 होता है, तो ये हो गया 2 इंटू 1 है, दैट इज इक्वल टू। इन सबको अपन जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 7 3 10 11 and 7 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 1 6 1 7 और 2 9, 9.85। तो टोटल एस की वैल्यू हो गई आपके, टोटल स्क्रीनिंग कॉस्ट हो गया 9.85। और जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव इजिकल टू जेड माइनस एस। फॉर्मूला आपका ये है, जेड इफेक्टिव फॉर एल्यूमिनियम, दैट इज जेड कितना है? 13। जेड कितना है? जेड इज इक्वल टू 13। तो 13 माइनस 9.85, दिस इज इक्वल टू 3.15 आंसर। So this is all about effective nuclear charge. Thank you.